नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। आज से ठीक 19 दिन पहले पहली बार मुझे कोरोना वायरस के लक्षणों का अनुभव हुआ और उसके बाद मैंने जब टेस्ट कराया तब पता चला कि मैं भी इस वायरस की चपेट में आ चुकी हूं। 2 हफ्ते तक इस वायरस से संघर्ष हुआ, जंग लड़ी और वायरस हार गया, मैं जीत गई। इस दौरान जब चूँकि मेरे कार्यक्रम द वायर पर नहीं आए, मैंने देखा बहुत बड़ी तादाद में आप दर्शक लोग और साथ ही मेरे जो जानने वाले और जो दोस्त लोग हैं उन सब ने बहुत ढेरों मैसेजेस किए और मेरा हाल जानने की कोशिश की। वो सब बहुत चिंता में थे और बात चिंता की भी है कि ये वायरस इस खासकर जो नया वेरिएशन है, इसमें जिस जानलेवा तस्वीर के साथ उभर कर सामने आ रहा है, वो लोग भी जिनके पास बेस्ट मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं उनकी भी जान जा रही है। और गांव देहात में हम देख रहे हैं कि अनगिनत लोग मारे जा रहे हैं। गंगा किनारे हम देख रहे हैं कि लोगों की कोई गिनती ही नहीं है, किस तरह से लोगों को पानी में बहाया जा रहा है या जिन लोगों की चिताएं जलनी थी उनको दफनाया जा रहा है। इतनी बुरी हालत भारतीय नागरिकों की देखने को मिल रही है, जहाँ सरकार पूरी तरीके से अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ चुकी है या मैं कहूँ कि हाथ धो चुकी है। ऐसे में मैंने सोचा कि अब जब मैं वापस आई हूँ आपके सामने, ज़्यादातर लक्षण मेरे जा चुके हैं, थोड़ा कमज़ोरी महसूस कर रही हूँ, आवाज़ भी थोड़ी बदली हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी ऊपर वाले का शुक्र ये है कि मैं आपके सामने बैठी हुई हूँ। वायरस हार चुका है और मेरे शरीर में जो बीमारी से लड़ने की जो क्षमता थी उसने वायरस को हरा दिया है। फ़िलहाल मैं आपके साथ बांटना चाहती हूँ अपना ये पूरा सफ़र जो 2 हफ्ते का रहा, इसमें किस तरह की परेशानियों का सामना मुझे करना पड़ा और कैसे बहुत ही कम पैसे और कम दवाओं के इस्तेमाल से मैं ठीक हुई हूँ। ये आपके साथ बांटना मैं अपनी ज़िम्मेदारी समझती हूँ, लेकिन इस डिस्क्लेमर के साथ कि ये मेरे शरीर और मेरी उम्र और मेरे साथ साथ जिस तरह के मुझे लक्षण थे उनमें ये इलाज जो मेरा हुआ ये मेरे ऊपर कामयाब हुआ। उन डॉक्टर से भी आपको हम मिलवाएंगे कि जिन डॉक्टर ने मेरा इलाज किया, लेकिन इसके अलावा हम ये देख रहे हैं कि किस तरह से अंधाधुंध तरीके से बिल्कुल इलाज हो रहा है लोगों का। अंधाधुंध तरीके से जो दवाइयों का इस्तेमाल हो रहा है उससे लोगों का ज़िंदगी कम और मौत की तरफ लोग ज़्यादा जा रहे हैं और इसके अलावा महंगा इलाज हो रहा है। तो इस सब से बचने के लिए किस तरह से जो मैंने रास्ता अपनाया, जिन डॉक्टर ने मुझे कंसल्टेशन दिया, मैं आपसे उनको मिलवाऊंगी। और इसीलिए आज इस कार्यक्रम में मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो एक फुल ब्लोन जिसे कोरोना वायरस कहा जाता है, फुल ब्लोन तरीके से मुझे भी बुखार हुआ, सर दर्द भी हुआ, बदन दर्द भी हुआ, जिसे शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ या ब्रेथलेसनेस कहा जाता है, यानी कि सांस लेने में दिक्कत होना, वो भी मुझे हुआ। हालांकि एक खुशकिस्मती ये रही, मैं भाग्यशाली रही कि जो ऑक्सीजन थी वो जो लिमिट होनी चाहिए उससे नीचे मेरी ऑक्सीजन नहीं गिरी, इसीलिए घर पर रहकर ही मेरा इलाज हुआ। और लगभग ये समझिए आपके 8वें दिन के आसपास मेरी हालत जो है वो बेहतर होने लगी, उसमें सुधार होने लगा और पूरे तरीके से 2 हफ्ते बाद अब मैं आपके सामने यहाँ बैठकर इस कार्यक्रम करने की स्थिति में हूँ। तो फिलहाल मैंने आपको पूरा सफ़र बताया, आपको ये बताने के लिए कि बहुत सारे हमारे दर्शक अभी भी इस अंधाधुंध में हैं कि आखिर किस तरीके से, उधेड़-बुन में हैं कि किस तरीके से अपना इलाज करें। क्या ये जो लक्षण हैं ये कोरोना वायरस के हो सकते हैं? क्या ये सही समय है जब मुझे टेस्ट के लिए जाना चाहिए, या मैं कोरोना वायरस से अब 10 दिन तक लड़ चुका हूँ, अब मुझे इसके बाद क्या करना चाहिए? इन तमाम सवालों के जवाब हम ढूंढने की कोशिश करेंगे इस कार्यक्रम में। और मैंने सोचा क्यों ना ये फ़ायदा जो मुझे पहुंचा हमारे दर्शकों तक भी पहुंचे। वो डॉक्टर जिन्होंने मुझे मेरी हालत बहाल करने में या मुझे ठीक करने में मेरी मदद की, जिनके ज़रिए मेरा इलाज चला, उनका नाम है डॉक्टर दीपक नटराजन, जो कि चीफ़ ऑफ कार्डियोलॉजी हैं फ़िलहाल सुप्रीम हॉस्पिटल। इसके अलावा वो राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में भी चीफ़ ऑफ कार्डियोलॉजी रह चुके हैं, जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट हैं भारत के। और उन्होंने मुझे बताया कि वो जनवरी 2020 से इस वायरस को स्टडी कर रहे हैं और इसीलिए बहुत बेहतरीन तरीके से इस वायरस की पूरी जो गतिविधियां हैं, इसका किस तरह का मिजाज है, कैसे ये व्यक्ति पर हमला करता है, उसके बाद किस तरह से उसकी पूरी जो जीवन की रूपरेखा है वो किस तरह से उभरती है और फिर किस तरह से ये शरीर को छोड़कर जाता है, इस सब को उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से स्टडी किया है। इसके अलावा जो इंटरनेशनल तमाम जर्नल्स हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके भी तमाम जो लिटरेचर जो छपता है उन पर लगातार नज़र रहती है डॉक्टर नटराजन की। डॉक्टर नटराजन, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने इतने बिजी शेड्यूल में से आपने अपना जो इतना मसरूफ़ आपकी ज़िंदगी है, आपने उसके बावजूद भी वक्त निकाला। सबसे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ आपसे कि ये जो मैंने दर्शकों को बताया अपनी प्रस्तावना में कि सिर्फ ये 2 गोलियाँ आपको लेनी है और इसके अलावा ये इन्हेलर का इस्तेमाल करना है, ये खोज आपने कैसे की कि सिर्फ इतना ही ज़्यादातर मरीज़ों को ज़रूरी होगा?
ये आपने ठीक कहा कि मैं इस वायरस के साथ, मेरे ताल्लुकात काफ़ी पुराना है। मैं ऑलमोस्ट पिछले साल से दिसंबर दिसंबर 2019 से मैं जुड़ गया था, क्योंकि मुझे महसूस हुआ था कि ये वायरस बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा इस मुल्क को और इस प्लैनेट को। और इस कारण मैंने इसके ऊपर जितना मैं रिसर्च कर सकता था मैं करता गया, जबकि मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ, मेरा इसके साथ कुछ लेना देना नहीं था। मगर एक अजीब सा एक इंटरेस्ट पैदा हुआ था उस समय जब ये उभर के आया था, और मैंने इसको बहुत ही करीबी से इसको फॉलो किया। और अब 1.5 साल बीत गया है। इस 1.5 साल में मुझे समझ आई कि ये बीमारी जो है इसके दो पहलू होते हैं। शुरू में हम कहते हैं कि जब ये आपको पकड़ता है तो उस समय यह वायरस आपके जिस्म में जिंदा होता है, और इसको हम कहते हैं अंग्रेजी में रेप्लिकेट करता है, ये मल्टीप्लाई करता है, ये अपने आप को डिवाइड करता है। तो ये जो है ये समय लेता है हफ्ता 8 दिन का। उसके बाद ये वायरस आपको छोड़ देता है, ये मर जाता है। उसके बाद अगर RT-PCR आप करेंगे भी तो वो पॉजिटिव आएगा, मगर वो मरा हुआ वायरस पकड़ेगा। जो जो जिंदा वायरस है, जो नुकसान पहुंचा रहा था शुरू में, वो खत्म हो जाता है। अब आता है दूसरा पहलू, जो कुछ बदनसीब लोगों में आता है, 3-4%, 3-4% में होता है, जिसको हम कहते हैं कि साइटोकाइन स्टॉर्म किस्म का चीज आता है। तो इसको मैं और आसान तरीके से समझाता हूँ। जब शुरू में जब यह वायरस आपके शरीर में आता है, तब आपकी इम्यूनिटी तैयार हो जाती है इस वायरस को पकड़ने के लिए, इसके साथ भिड़ने के लिए। और ये इम्यूनिटी जो है हमारे अंदर, ये लाखों साल पुरानी है, ये एवोल्यूशन के साथ ही हमारे साथ चलती आई है। और इसके दो हिस्से होते हैं, एक तो एंटीबॉडीज होती हैं और दूसरे टी सेल्स होते हैं। तो मैं उस पर ज्यादा नहीं जाऊंगा, बट ये जरूर है कि इम्यूनिटी आपकी शुरू होती है। तभी हमारे बुजुर्ग लोग कहते हैं और डॉक्टर लोग भी कहते हैं कि सारा टाइम इंसान का ये फर्ज है कि अपनी इम्यूनिटी को तैयार रखे, अपने शरीर को, अपने जिस्म को मजबूत रखे। अखरोट खाए, बादाम खाए, फल खाए, सब्जी खाए, अच्छी खुराक ले, एक्सरसाइज करे। उससे क्या होता है कि टी सेल्स आपके मजबूत रहते हैं और आपके एंटीबॉडीज भी मजबूत रहते हैं। और वक्त पड़ने पे आपके काम आ जाते हैं। लेकिन डॉक्टर नटराजन, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जब तीसरे चौथे दिन मैंने आपसे बातचीत शुरू की कि मुझे इस तरह से पॉजिटिव हुआ है, ये पॉजिटिव रिज़ल्ट आया है, और मेरा इलाज पहले से ही, मैं क्रोसिन खा रही थी बुखार के लिए, इसके अलावा और कोई दवा नहीं ले रही थी। लेकिन उसके बाद आपने मुझे ये 2 दवाइयाँ दी, आइवरमेक्टिन और फेमोटिडीन 40 mg थ्राइस अ डे, इसके अलावा आइवरमेक्टिन 12 mg वंस अ डे। और आपने पफ के बारे में मुझे बताया कि इनहेलर जो होते थे, यानी कि ब्यूडोकॉट नाम का या ब्यूडोसिनाइड नाम का जो इनहेलर है, 2 पफ आपने कहा, ये 3 बार आपको लेना है। यानी कि सिर्फ 2 गोलियां, अगर दर्शकों को मैं संक्षेप में बताऊं तो 2 गोलियां और 1 इनहेलर, सिर्फ इससे मेरा पूरा वक्त गुजर गया और मैं ठीक हो गई। अभी आप सबके सामने यहाँ पर मौजूद हूँ। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि एक तरफ वो डॉक्टर्स हैं जो 15-15 गोलियां दे रहे हैं, जो दूसरे दिन से ही स्टेरॉइड्स की शुरुआत कर रहे हैं, इसके अलावा ये समझ लीजिए आपके पहले दिन से ही जो है वो एंटीबायोटिक्स की शुरुआत कर रहे हैं, और अलग अलग तरीके से, यानी करीब करीब 15-16 गोलियां हैं जो दी जा रही हैं अलग मरीजों को। तो ये आपने कैसे समझा कि सिर्फ ये 2 गोली और 1 पफ में आप मरीजों को ठीक कर रहे हो? सिर्फ मेरी बात नहीं है, वायर के कई लोगों को आपने ठीक किया है। इसके अलावा आपके कई और जान पहचान के लोग हैं जो आप तक पहुंच रहे हैं, जो मरीज हैं कोरोना वायरस के, जिनको आप सिर्फ यही एक फॉर्मूला दे रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि इन दोनों में क्या फ़र्क है? नहीं, आपका सवाल बड़ा जायज़ है। तो इसका उत्तर भी काफ़ी आसान है, मगर गहरा भी है। क्योंकि मैंने इतना रिसर्च किया हुआ था 1.5 साल तक, तो निचोड़ यही आया कि जो पहला फेज था जिसमें आप थे, उसमें आपकी इम्यूनिटी को मुझे छेड़ना नहीं था। तो किसी भी हालत में मैं आपको स्टेरॉइड नहीं दे सकता था, क्योंकि अगर मैंने स्टेरॉइड आपके अंदर शुरू किया होता तो आपकी इम्यूनिटी, जो अपनी इम्यूनिटी थी, वो बिल्कुल बेकार हो जाती और आप बहुत ही डेलिकेट पोजीशन में, बहुत ही नाजुक स्थिति में आ जाती। तो ये तो क्लियर हो गया। अगर मैं स्टेरॉइड शुरू में देता हूं तो मैं आपकी इम्यूनिटी को तोड़ रहा हूं, आपको मैं नुकसान पहुंचा रहा हूं। मुझे क्या करना है, मुझे ऐसी दवाई देनी है जो साबित हो चुकी है, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन है, जो कहता है कि ऐसी दवाइयां वायरस को पकड़ती हैं, वायरस की रेप्लिकेशन को रोकती हैं, एंटीवायरल्स है। तो आप उसमें आते हैं। तो पहली दवाई जो थी, आइवरमेक्टिन दी आपको। आइवरमेक्टिन पे काफी हद तक स्टडीज हो गई है, बहुत ढेर सारी स्टडीज हो गई हैं। और एक ऑर्गेनाइजेशन है ब्रिटेन में जिसको कहते हैं बर्ड, ब्रिटिश आइवरमेक्टिन रिकमेंडेशन
डेवलपमेंट, उसने भी ऑलमोस्ट 13 रैंडमाइज स्टडीज का रिसर्च किया है और देखा है कि इसमें 105 लोगों की मौत हुई है, मगर आइवरमेक्टिन ने मोर्टेलिटी ऑलमोस्ट 70% गिराई है। इसके अलावा और भी 21 स्टडीज हैं, रैंडमाइज स्टडीज हैं, जिन्होंने दिखाया है कि 65 से 70% मोर्टेलिटी कम होती है अगर आप आइवरमेक्टिन शुरू करते हैं। तो ये क्लियर कट डेटा है। इजरायलीज ने भी एक बहुत छोटा, बहुत ही खूबसूरत स्टडी उन्होंने पेश करी है, जो अभी छपी नहीं है, जो डबल ब्लाइंड रैंडमाइज स्टडी है, जिसने ये दिखाया है कि सिर्फ 2-3 दिन के अंदर आइवरमेक्टिन वायरस को तोड़ देती है, वायरल लोड आपका कम कर देती है। तो अगर हम आपका वायरल लोड 2-3 दिन में कम कर देंगे तो बीमारी का असर कम हो जाएगा, इम्पैक्ट बहुत कम हो जाएगा। आप बीमारी किसी और को ट्रांसमिट नहीं करेंगी और बीमारी की कॉम्प्लिकेशंस भी बहुत कम हो जाएंगी। तो ये तो हमारे पास मजबूती थी आइवरमेक्टिन की। ये जरूर है कि WHO ने हाल ही में कहा कि साहब ये दवाई काम नहीं करती है, उस पर मैं नहीं जाता। WHO ने बड़ी गलतियां करी, हमारे पास वक्त नहीं है उस पर हम उस पर चर्चा करें। 1-2 दिन पहले ही तमिलनाडु गवर्नमेंट ने भी WHO का ही एडवाइस ली है और स्टालिन साहब ने आइवरमेक्टिन रोक दी अपने गाइडलाइन से, जो मेरे हिसाब से बहुत ही गलत किया है। तो हम यही कहेंगे कि आइवरमेक्टिन में बड़ी ताकत है। आइवरमेक्टिन बड़ी क्या कहते हैं, चीप दवाई है। चीप हिंदी में क्या कहेंगे, मतलब महंगी दवाई नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, आइवरमेक्टिन बहुत सालों से इस्तेमाल हुई है, मगर और चीजों के लिए। ये जरूर है कि और चीजों के लिए इस्तेमाल हुई है, मगर पिछले 30 साल से इस्तेमाल हुई है आइवरमेक्टिन, और कम से कम 300 करोड़ लोगों पे इस्तेमाल की गई है, डोजेस दिए गए हैं। 300 करोड़ या 400 करोड़ डोजेस दे चुके हैं हम आइवरमेक्टिन की दुनिया में, और साइड इफेक्ट्स बहुत ही कम है, बिल्कुल भी साइड इफेक्ट्स नहीं है। तो अगर मेरे पास कोई मरीज आता है और मैं सोचता हूं कि इस इंसान को कोरोना हो चुका है, तो मैं आइवरमेक्टिन स्टार्ट करूंगा इस नॉलेज के साथ, इस ज्ञान के साथ कि ये जरूर काम करेगी और इसके साइड इफेक्ट्स बहुत ही कम है। दवाई बड़ी सरल है, बहुत ही मतलब सस्ती है, और इसको 1 या 2 गोली देनी है सिर्फ 3-4 दिन के लिए। ये तो आइवरमेक्टिन की बात हुई। दूसरी दवाई आई फैमोटिडीन। इसका भी किस्सा बड़ा विचित्र है। देखा गया था चीन में 6000 लोगों का डेटा उन लोगों ने एनालाइज किया। लोग तो बहुत बीमार हुए थे, मगर एक जगह वुहान में 6000 लोगों का जो अस्पताल में डेटा उन्होंने एनालाइज किया, उन्होंने देखा कि अमीर लोग ज्यादा मर रहे थे गरीबों से। अमीर लोगों की मौत थी 25 से 27%, गरीबों की मौत थी सिर्फ 14%। अब ये एक क्रूड एनालिसिस था, बहुत बढ़िया एनालिसिस नहीं था, मगर एक चीज उभर के आ रही थी कि गरीब लोग ज्यादा मर रहे थे और कम मर रहे थे, अमीर लोग ज्यादा मर रहे थे। तो उन्होंने ये देखा कि साहब इसमें है क्या चीज, अमीर कैसे मर रहे हैं ज्यादा। तो सिर्फ एक चीज नजर आई, वो ये थी कि अमीर लोग जो थे वो एक एंटासिड ले रहे थे जिसका नाम ओमिप्राजोल था, जो आम बिकता है दिल्ली में और हिंदुस्तान में। पैंटोप्राजोल कई लोग खाते हैं, पैंटोप्राजोल 40 मिलीग्राम या ओसिड खाते हैं। और जो गरीब लोग जो थे वो लोग एक पुराना एंटासिड खा रहे थे जिसको फैमोटिडीन कहते हैं। तो तब समझ आई शायद फैमोटिडीन जो है वो ज्यादा कामयाब है। फिर डेटा उन्होंने एनालाइज किया। अब डेटा जो भर के आया है वो ये है कि फैमोटिडीन भी एंटीवायरल है, वो जरूर एंटासिड है, ये तो जरूर है कि एसिडिटी कम करती है, मगर उसके अलावा वो वायरस को भी पकड़ती है, वो एस्टरेज एंजाइम्स को पकड़ती है, उसके जरिए वायरस को ये तोड़ देती है। उसके अलावा ये हिस्टामिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर है, उसके जरिए ये जो बाद में जो आपका इम्यून रिस्पॉन्स आएगा, हाइपर इम्यून रिस्पॉन्स आएगा, साइटोकाइन स्टॉर्म आएगा, उसको भी रोकेगी। तो अब डेटा है, ऑलरेडी इंस्टीट्यूट ने भी एक प्रीप्रिंट छापा है 4-5 स्टडीज का, जिसमें दिखाया गया है कि बीमारी कम से कम 55 से 60% कम होती है, मतलब मोर्टेलिटी और द नीड फॉर वेंटिलेटर कम हो जाता है अगर फैमोटिडीन यूज करें। अब फैमोटिडीन की खूबसूरती क्या है, बिल्कुल ही क्या कहते हैं, फिर वही बात आती है, बिल्कुल ही सस्ती दवाई है। मेरे ख्याल 20-25 पैसे की एक गोली आती है, डोज बड़ी कम है, दिन में 3 खाएं या 6 गोलियां खाएं, उससे आराम आ जाएगा। तीसरी दवाई जो आप पे इस्तेमाल करी थी वो थी ब्यूटासेनाइड। ब्यूटासेनाइड जो है वो एक स्टेरॉइड है, मगर ये हम इनहेल फॉर्म में लेते, सारे जिस्म में नहीं जाता है, मगर वो देखा गया है अगेन बाय रैंडमाइज्ड स्टडीज। ये कोई वो नहीं है कि हमने अपने ख्वाबों में देखा या हमारा कोई अपना तजुर्बा है। मेरा 2 रैंडमाइज्ड स्टडीज ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से आई हैं, एक तो छप चुकी है लैंसेट में, जो छोटी स्टडी थी मगर रैंडमाइज थी, इसको ओसिड स्टडी कहते हैं। पहला ऑथर का नाम संजय रामकृष्णन है, मगर है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। इसमें यह देखा गया है कि जब ब्यूटासेनाइड यूज किया इनहेलर, तो ये भी एक एंटीवायरल है, इसने भी रिकवरी बड़ी तेज करी, और लोग जो अस्पताल में गए बहुत कम हो गए, 90% कम ही से अस्पताल में गए।
जिन लोगों को डमी दवाई दी गई थी, जो नकली दवाई दी गई थी, उसमें 10 लोग अस्पताल पहुंचे और जिनने फैमिलिटी इस्तेमाल करी थी सिर्फ 1 पहुंचा। तो 90% कम मतलब लोग बीमार हुए इस दवा से। अब ये दवाई भी क्या करती है, ये वायरस को रोकती है ACE2 रिसेप्टर में घुसने से। ये एक चीज होता है, ACE2 रिसेप्टर को तोड़ती है और एक टेम्परस-2 एंजाइम है उसको तोड़ती है। और इसके अलावा अगर वायरस घुस भी जाए तो उसके रेप्लिकेशन को तोड़ती है। तो ब्यूटासाइड भी एक एंटीवायरल मेडिकेशन के तौर पे इस्तेमाल की जाती है। जो दूसरी बड़ी स्टडी है उसका प्रीप्रिंट आ गया, उसको प्रिंसिपल स्टडी कहते हैं। इसमें 1700 मरीज देखे गए हैं, उनने इस्तेमाल किया, उसमें भी इसमें रिकवरी 3 दिन पहले हो गई है। तो हमारे पास सॉलिड डेटा था जब हमने इस्तेमाल किया। एक हमारे पास आइवरमेक्टिन था, दूसरा हमारे पास ब्यूटासाइड था और तीसरा हमारे पास फैमिलिटी था। और ये दवाई मैंने कम से कम 30, 35, 40 लोगों को दे रखी है, सब ठीक हो गए। जो सबसे उसमें बुजुर्ग थे वो 80 साल के थे, वो भी ठीक हो गए। तो ये तो बहुत कमाल की बात है। लेकिन डॉक्टर नटराजन, दर्शकों को हम ये डिस्क्लेमर ज़रूर देना चाहते हैं कि ये आप डॉक्टर हैं, मैं मरीज़ रही और मुझे फ़ायदा हुआ, ये बात मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि ये सब लोगों को इसके ये फॉर्मूला काम आएगा। तो मैं अपना तजुर्बा आपके साथ बांट रही हूँ, एक ज़िम्मेदार नागरिक को, एक पत्रकार की हैसियत से, ये बताते हुए भी कि आप खुद अपने हिसाब से अपना इलाज कीजिए जैसे आपको बेहतर महसूस होता है। लेकिन ये एजुकेशन जो अभी दे रहे हैं डॉक्टर नटराजन, ये ज़्यादातर लोगों के काम आ सके, कम खर्च में उनका इलाज हो सके। और जो स्टेरॉइड्स देने के नुकसानात हैं या जो एंटीबायोटिक्स के, ये जो एंटीवायरल अलग अलग तरह की दवाएं आ रही हैं, उन सब के महंगे होने और इसके अलावा उनके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं उन सब को दरकिनार करते हुए किस तरह से मैं ठीक हुई हूँ, मैं अपना तजुर्बा अपने डॉक्टर के साथ मिलकर यहाँ आपके साथ मैं बांट रही हूँ। डॉक्टर नटराजन, मुझे बताइए कि जब मैं आपके ज़ेरे इलाज थी, जब आप मेरा इलाज कर रहे थे, जब अलग अलग जो मेरे डॉक्टर मित्र हैं और वो पत्रकार मित्र भी जो कि ठीक हुए अलग अलग डॉक्टर्स के ज़रिए और इलाज उनका अलग रहा, उन्होंने इस थ्योरी को बार बार आगे बढ़ाया कि हमें इस वायरस को पहले हफ्ते में अग्रेसिवली इसके ऊपर हमला करना है, इससे पहले कि ये हमारे ऊपर हमला करे। जब मैंने उनको बताया कि मैं सिर्फ ये 2 गोलियां ले रही हूँ और एक पफ ले रही हूँ, तो वो बहुत फिक्रमंद हो गए। उन्होंने ये कहा कि आप अपनी जान से खेल रही हैं, इसमें तो स्टेरॉइड नहीं है, इसमें बायोटिक नहीं है, इसमें एंटीवायरल नहीं है, इसमें फला तरह की दवाएं नहीं हैं, ये इसमें जो है वो न्यूट्रिशन को लेकर सप्लीमेंट्स नहीं हैं। और इन तमाम चीज़ों को लेकर भी उन्होंने काफ़ी फ़िक्र ज़ाहिर की। लेकिन उसके बावजूद भी मेरा और आपका कॉन्फिडेंस जो था वो बना रहा और मैं ठीक हो गई ऊपर वाले के करम से। लेकिन ये जो एक थ्योरी है कि पहले हफ्ते में ही अग्रेसिवली वायरस पे हमला करना है और जो ये कंजर्वेटिव लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो आपने मुझे दिया, ये काम नहीं आएगा मरीजों पर। नहीं, ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि आपको अग्रेसिवली इसको टैकल करना है और बहुत जल्दी करना है। जो मेरी अपनी जो अप्रोच है, फिलॉसफी है, वो ये है कि पहले दिन से ही अटैक करना है। मगर अटैक करते हुए मुझे आपकी इम्यूनिटी भी मतलब उसको भी मुझे मेंटेन करना है। मैं आपकी इम्यूनिटी नहीं तोड़ सकता हूँ। अगर मैंने आपकी इम्यूनिटी तोड़ दी स्टेरॉइड देके, फिर मेरी दवाई आप पे काम नहीं करेगी। और ये हम देख रहे हैं, जो इतना हाई बर्डन हो रहा है इस समय मॉर्बिडिटी का और मोर्टेलिटी का इस मुल्क में, वो मेरे हिसाब से बहुत हद तक स्टेरॉइड्स देने से हो रहा है। स्टेरॉइड्स बहुत जल्दी दिए जा रहे हैं, इससे आपकी इम्यूनिटी बिल्कुल डैम्प हो रही है, बिल्कुल खत्म हो रही है। तो अगर जो भी आप दवाई बाकी इस्तेमाल करेंगे वो इतनी कामयाब नहीं होगी, उसकी एफिकेसी कम हो जाएगी। तो अगर लोग ठीक हो रहे हैं तो वो अब ऊपर वाले की इनायत से ठीक हो रहे हैं, दया से ठीक हो रहे हैं, अपने घर वालों की दुआओं से ठीक हो रहे हैं। मगर ये जरूर है कि स्टेरॉइड्स ने उनको ठीक नहीं किया है। कोई भी ऐसी स्टडी नहीं है इस संसार में आज की तारीख में जहां पर स्टेरॉइड्स अस्पताल के बाहर यूज करी गई हो। इट इज जस्ट नॉट डन। स्टेरॉइड्स इस्तेमाल होती हैं जब इंसान इतना बीमार हो जाता है कि अस्पताल में उसको आना पड़ता है और उसको ऑक्सीजन की जरूरत है। अगर ऑक्सीजन की जरूरत है, इसका मतलब उसका ऑक्सीजन जो है गिर जाता है, 90 के नीचे गिरा हुआ है, 85 है, 80 है, 75 है, तब उसको ऑक्सीजन की जरूरत होती है। उसमें आप स्टेरॉइड जो है इस्तेमाल करते हैं, उसमें ये कामयाब है। तो जो सबसे बड़ी स्टडी है उसका नाम रिकवरी है, जो ऑक्सफोर्ड में हुई थी, जिसमें 6000 मरीज को इलाज को दिया गया है। वो रैंडमाइज स्टडी थी। उसमें साफ साफ ये दिखाया गया है कि अगर स्टेरॉइड्स आप इस्तेमाल करते हैं, मरीज वेंटिलेटर पे है, तो फिर 35% आप मौत कम करते हैं 1 महीने के अंदर। अगर मरीज को ऑक्सीजन की जरूरत है तो आप ऑलमोस्ट 20% मौत कम करते हैं 1 महीने के अंदर। मगर अगर मरीज को ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है और आप स्टेरॉइड देते हैं तो आप मोर्टेलिटी 18% बढ़ाते हैं। ये बहुत ही गहरी बात है।
इसको हमें बड़े गौर से देखना पड़ेगा, इसको सोचना पड़ेगा और इस बात को अपने जहन में रखना पड़ेगा। तो क्या आप ये कह रहे हैं कि ये जो यंग लोग हैं जिनकी उम्र कम है, कुछ लोग तो 40 से भी नीचे उम्र के हैं, इसके अलावा वो लोग भी हैं जिनको बेस्ट मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेलेबल थी, जैसे कि पॉलिटिशियंस हैं हमारे 40s में, अभी राजीव सातव जो हैं वो उनका देहांत हो गया, तो क्या आप ये कह रहे हैं कि इसके पीछे ये भी एक वजह है कि बहुत जल्दी मरीज़ की इम्यूनिटी तोड़कर उसको स्टेरॉइड्स जैसी भारी भरकम दवाएं दे देना, जिससे कि वो पूरे तरीके से वो दवाओं के ही रहमो करम पर हो जाए? क्या आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि स्टेरॉइड्स भी एक वजह हो सकती है, जल्दी इंट्रोडक्शन स्टेरॉइड्स का यंग लोगों की मौत के पीछे जो वजह बन रहा है? देखिए, फलाना बीमार हुए, उनको कॉम्प्लिकेशंस हुई, उनकी मृत्यु भी हो गई, उस पर हम डिस्कस नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास उनका डेटा नहीं है। वी डोंट हैव द रॉ डेटा, नॉट वी हैव द रॉ इंटेलिजेंस। हमारे पास वो डेटा नहीं है उनका, तो उस पर मैं नहीं जाऊंगा। मैं सिर्फ एविडेंस बेस्ड मेडिसिन पे बात करूंगा। जो डेटा है वो क्लियरली कहता है कि अगर आप बंदा हॉस्पिटल में नहीं पहुंचा है, मरीज हॉस्पिटल में नहीं पहुंचा है, तो उसको स्टेरॉइड्स आप नहीं देंगे। अगर स्टेरॉइड्स देंगे तो वो बीमार हो जाएगा। ये डेटा साल से आ रहा है, पिछले 18 साल 20 साल से आ रहा है कि अगर आप स्टेरॉइड्स इस्तेमाल करेंगे, बेतहाशा इस्तेमाल करेंगे, बगैर सोच के इस्तेमाल करेंगे, तो मरीजों की मौतें बढ़ेंगी, बीमारी प्रोलॉन्ग होगी, बीमार जो है बढ़ेगी, कॉम्प्लिकेशंस बढ़ेंगे। ये साफ है, ये कोई नई बात नहीं है। WHO ने भी एक मेटा एनालिसिस पब्लिश किया था सितंबर में जामा में। उसमें उन्होंने 7 रैंडमाइज स्टडीज में मतलब डेटा छापा है। उसमें क्लियरली दिखाया है कि स्टेरॉइड से मौतें कम होती हैं, 35% कम होती है। मगर ये सब वो खुद कहते हैं क्रिटिकली इल मरीज थे, बहुत ही बीमार लोग थे, बहुत ही नाजुक स्थिति में पहुंच गए थे, उसमें स्टेरॉइड्स काम करती है। जब इंसान नाजुक स्थिति में पहुंच जाता है तो उसकी इम्यूनिटी रैंप अप हो जाती है, वो हाइपर इम्यून स्टेट में चले जाता है। तो तब हमें हाइपर इम्यून स्टेट से इम्यूनिटी को कम करना होता है, तब स्टेरॉइड्स हमें इस्तेमाल करने होते हैं। अगर एक आदमी मेरे पास दूसरे तीसरे दिन चौथे दिन आता है बीमारी के बाद, तब मुझे उसकी इम्यूनिटी मजबूत करनी होती है। अगर मैं उसकी इम्यूनिटी और कम कर दूं तो फिर वो गया। तो ये मेरी फिलॉसफी नहीं है, ये बेसिकली एविडेंस बेस्ड मेडिसिन है। लेकिन डॉक्टर नटराजन, जब आप मेरा इलाज कर रहे थे तो मेरी ऑक्सीजन कभी भी 95 से नीचे नहीं गई। 95 से 98 तक मेरा ऑक्सीजन का सैचुरेशन रहा। इसके अलावा मुझे ब्रेथलेसनेस काफ़ी होती थी, कई बार मैं परेशान होकर आपको फ़ोन भी करती थी। लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि अगर मेरी ब्रेथलेसनेस, जो सांस जो मेरा लेने में दिक्कत होती थी, जिसे अंग्रेज़ी में शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी कहा जाता है, छोटी छोटी सांसें हो जाना, अगर ये बना रहता और अगर मेरी ऑक्सीजन 95 से नीचे पहुँच जाती, तब भी आप क्या मेरा यही इलाज करते? नहीं, अगर 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 खैर ये हुआ नहीं, हाइपोथेटिकल है, बहुत अच्छा नहीं हुआ, थैंक गॉड ये नहीं हुआ। अगर किसी इंसान का ऑक्सीजन गिरता जाता है दवाई के बावजूद, अब दवाई की एफिकेसी क्या, जो मैंने आपको नुस्खा दिया है उसमें हर इंसान तो ठीक होगा नहीं जी। 90% ठीक हो जाएंगे, 95% ठीक हो जाएंगे, 5% फिर भी मतलब कुछ घपला हो सकता है। तो अगर ऑक्सीजन गिरती जा रही है, लगातार गिर रही है, 90 के नीचे आ रही है और सांस फूलता जा रहा है, और कईयों में तो सांस फूलता भी नहीं है, सिर्फ ऑक्सीजन गिरती है, तो उसमें फिर हमें उस मरीज को अस्पताल में ले जाना पड़ेगा। फिर ये बात आ जाती है। और आप में तो हम लोगों ने एक्सरे भी किया था, सीटी स्कैन भी किया था। एक्सरे तो मैंने किया था, उसमें क्लासिक चेंजेस थे। उसमें आपको जो कहते हैं हम इस बीमारी में बाइलैटरल, दोनों फेफड़े में निमोनिया था, नीचे की तरफ निमोनिया था और दूर की तरफ, बाहर की तरफ निमोनिया था। वो क्लासिक आपके पास था। आपको थोड़ी देर बुखार भी रहा, आपका सांस भी फूला, आपको आपके अंदर हरारत भी थी, सर दर्द भी हुआ, शरीर में भी दर्द हुआ। वो क्लासिक सिम्टम्स थे आपके। हर आदमी को बुखार नहीं होता है, हर आदमी को सांस नहीं फूलता है। मगर अगर आप अस्पताल के बाहर इलाज कर रहे हैं तो फिर अगर आपको बड़ा चौकन्ना रहना पड़ेगा, ऑक्सीजन पे आपको निगाह रखनी पड़ेगी। अगर इलाज के बावजूद ऑक्सीजन गिरेगी, फिर द कोर्स ऑफ एक्शन बिल्कुल बदल जाता है। फिर आपको आप पास सिर्फ 2 दवाइयां रह जाती हैं। आपको पहली बार अस्पताल में रहना पड़ेगा, और जो पहली दवाई है फिर ऑक्सीजन इस्तेमाल होगी, दूसरी दवाई स्टेरॉइड्स यूज होंगी, और स्टेरॉइड साथ एक और दवाई है टोसिलिजुमैब एक इंटरल्यूकिन 6 इनहिबिटर है। तो वो अलग सिचुएशन आ गई है, तो उस पर अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, हम इसी पे डिस्कस करेंगे। क्योंकि हमें जो है ये पैगाम जो है, ये मैसेज हमें आम आदमी को पहुंचाना है कि आपको चौकन्ना रहना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि आप बीमार हैं तो आपको पहले या दूसरे दिन से ही आपको रिएक्ट करना पड़ेगा। आप वेट नहीं कर सकते कि मैं 7-8 दिन के बाद झूमता जामता जाऊं, साहब मुझे आप ठीक करो, मुझे साथ 2-3 दिन बुखार हुआ, मैं बैठा ही रहा घर पे। ना, इसको आपको पहले ही इलाज करना होगा, अग्रेसिव इलाज करना होगा, मगर कायदे वाला इलाज करना होगा। आपको हैप्पी इलाज नहीं करना है।
मैं थोड़ा इस बहस को अब खोलना चाहती हूँ, वो ये कि मेरे पास ये प्रिविलेज था कि एक डॉक्टर से की अवेलेबिलिटी थी कि मैं जब चाह सकती थी आपको फ़ोन कर सकती थी, आप मैसेज पे भी अवेलेबल थे। हज़ारों लाखों लोग ऐसे हैं भारत में, ख़ासकर जो कस्बों में रहने वाले, गांव देहात में, जिनको जनरल मेडिसिन वाला डॉक्टर भी नहीं मिल रहा है, स्पेशलिस्ट तो दूर की बात है। मैंने ये भी सुना कि किस तरह से पेटीएम के ज़रिए डॉक्टर्स ये कहते हैं कि पहले 1000 रुपये भेज दो और तब जाके नुस्खा देते हैं कि ये खाते रहिए। उसके अलावा उनकी कोई खबर नहीं ली जाती, उनको वीडियो कॉल के ज़रिए भी डॉक्टर की अवेलेबिलिटी नहीं है। कि ये जो कंजर्वेटिव लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है कि आप सिर्फ 2 गोलियों में ठीक हो सकती हैं। आपने कहा कि ये भी वजह है कि मेरी ऑक्सीजन ठीक रही या मुझे और दूसरे मर्ज नहीं थे पहले से ही, कोमॉर्बिडिटीज़ जिसे अंग्रेज़ी में कहते हैं हम, वो नहीं था। लेकिन उन लोगों को आप क्या कहेंगे जो अभी ये कार्यक्रम देख रहे हैं, जिनको ये शक हो सकता है कि उनको हो सकता है कि कोविड हो, कोरोना वायरस का शिकार हो गए हों, और हो सकता है ये 2 गोलियां, ये जो एक पफ है, ये लेने की कोशिश कर रहे हों, लेकिन उनके पास तो डॉक्टर की अवेलेबिलिटी नहीं है कि उन्हें चिंता हो तो वो बार बार डॉक्टर से बात कर सकें। यह सब देखिएगा, सबसे पहली बात तो है, अंग्रेजी में कहेंगे कि साहब आई कैन नॉट ओवर एम्फसाइज दिस, आई कैन नॉट एम्फसाइज दिस इनफ, मगर मैं ये बड़ी सख्ती से कहूँगा कि सबसे पहले हर इंसान का कर्तव्य है कि वो बीमारी पकड़े ही ना। उसके लिए उसको अपना रहन सहन बदलना होगा। एक अजीब व गरीब संस्कार है इस मुल्क में, एक कल्चर है कि लोग एक दूसरे से चिपकते रहते हैं, लोग मास्क नहीं पहनते हैं, वो सब आपको बदलना पड़ेगा। तो वो अगर गहराई में जाएं तो फर्स्ट को कोई शादी है तो अब दावत का टाइम चला गया, अगले 1-2 साल आप दावत नहीं रख सकते। अगर किसी की मृत्यु होती है तो आप साहब हर दिन के बाद आप पंडित को नहीं बुला सकते, आप हवन नहीं कर सकते, ये सब आपको रोकना पड़ेगा। अगर आप 3 व्हीलर में जा रहे हैं तो सिर्फ 2-3 लोग बैठ सकते हैं, ड्राइवर के साथ 2 लोग और नहीं बैठेंगे। जैसे मैं देखता हूँ, जब मैं सुबह जाता हूँ तो एक स्कूटर में 4-4, 6-6, 8-8 लोग बैठे रहते हैं। ये बिल्कुल ही बेवकूफ़ी है। पहले मैं देखता था कि 75% लोग तो मास्क पहनते ही नहीं है। गाड़ी में खुद चलाता तो मुझे देखना ही पड़ता है, मैं गाड़ी के पीछे नहीं बैठता हूँ, मेरे पास ड्राइवर नहीं है कि मैं आराम से बैठ के पढ़ाई करूँ। जब मैं अस्पताल जा रहा होता तो मैं खुद देखता हूँ, तो मैं देखता था कि 75% लोग तो मास्क पहनते ही नहीं थे, और 25% जो लोग पहनते थे वो बड़े अजीब गरीब तरीके से पहनते थे। कोई किसी का मास्क गले में अटक रहा था, कोई टोपी के तौर पे उसको पहन रहा था। तो ये सब चीजें बंद करनी होंगी। ये वैक्सीन के ऊपर बात है, ये दवाइयों के ऊपर बात है। ये पैगाम सरकार को भी रोज पहुंचाना पड़ेगा, आपको भी रोज पहुंचाना पड़ेगा, हर समय, हर वक्त, हर मिनट पहुंचाना पड़ेगा। नहीं तो ये बीमारी आती रहेगी, सेकंड वेव, थर्ड वेव, फोर्थ वेव आता ही रहेगा। अब मैं आता हूँ कि अगर कोई मरीज हो, कोई इंसान हो जो छोटे शहर में हो या छोटे छोटे गाँव में हो, अब हर माँ जानती है बुखार कब होता है। वो बच्चों को आप छूते हैं, गले में छूते हैं, आपको बुखार पकड़ लेते हैं आप, ठीक है। अब इस माहौल में अगर किसी इंसान को थोड़ा बुखार होता है या हरारत होती है या खांसी होती, सूखी खांसी होती है, तो कई बीमारियां हो सकती है। मगर इस क्या कहते हैं, महामाया को देखते हुए, इस पैंडेमिक को देखते हुए हमें शक पड़ेगा कोविड पर ही, ठीक है। अब ये 2 दवाइयां काफी है, ब्यूटिसराइड भी भूल जाओ आप। अब सिर्फ 2 दवाई जो सिर्फ 200 रुपए में आपके पास है, 4 दिन का आपका कोर्स है। आपको दिन में 4 या 6 गोली फैमिलिटीन की लेनी है, और आपको दिन में फर्स्ट 1 या 2 गोली आइवरमेक्टिन की लेनी है। आइवरमेक्टिन की एक गोली 25 रुपए की आती है और फैमिलिटीन मेरे ख्याल 25 पैसे की आती है। तो सारा कोर्स आपका 200-300 रुपए में हो जाएगा। तो आप बगैर सोचे, बगैर समझे इसको आप शुरू कर देंगे। आइवरमेक्टिन दिन में 2 दफा ले लें बेशक, और फैमिलिटीन दिन में 3 या 6 ले लें, ठीक है साहब। उससे आप ठीक हो जाएंगे बाकायदा। मैं गारंटी देता हूं कि 90 से 95% लोग ठीक हो जाएंगे। और बुखार देखने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि कईयों में बुखार होता ही नहीं है। ये जरूर है कि आपको ऑक्सीजन देखना पड़ेगा, पर ऑक्सीजन नहीं है तो नहीं, आप क्या कर सकते हो। वो तो एक मजबूरी है। और उसके लिए एक ऑक्सीमीटर ज़रूर ख़रीद लें। जो लोग भी ये सोच रहे हैं, उन्हें शक भी है अगर कि उन्हें कोरोना वायरस हो गया है या उनका अब टेस्ट करने के बाद एक कन्फर्मेशन हो चुका है, दर्शकों से अपील ये ज़रूर भी करना है, ज़रूरी है कि वो एक ऑक्सीमीटर जो है वो ज़रूर ख़रीद लें। शहर में तो तकरीबन सब लोगों के पास है, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास लोगों के पास ऑक्सीमीटर है। मगर गरीब आदमी कहाँ से लेके आएगा? ऑक्सीमीटर भी ब्लैक में बिक रहा है। इसमें भी सरकार ने कोई सोच नहीं लगाई कि साहब जब बीमारी है, ऑक्सीमीटर तो मैन्युफैक्चर करें हम। 90% ऑक्सीमीटर आपके चाइना से आ रहे हैं, तो ये भी एक मजाक है। मगर जो दूसरी बात है कि इस दवाई से हम किस तरह इससे बचे, तो मेरा तो ये फॉर्मूला जो बाकी लोग भी कर रहे हैं, बाकी दुनिया में कर रहे हैं, वो ये है कि प्रोफिलैक्टिक आइवरमेक्टिन इस्तेमाल करें। इंसान जो है हर हफ्ते 1 गोली खा जाए आइवरमेक्टिन की, 12 मिलीग्राम की, बेशक 12 ले ले या 18 मिलीग्राम ले ले, अगर 1 गोली हर हफ्ते भी ले ले, जब तक वैक्सीन आती है तो उसको प्रोटेक्शन 90% मिल जाएगी।
तो ये एक चीज है। क्या आप ये कह रहे हैं कि जिन लोगों को नहीं है कोरोना वायरस उन्हें भी आइवरमेक्टिन लेना चाहिए? बिल्कुल, हाँ, इसको अंग्रेजी में कहते हैं प्रोफिलैक्टिक डोजेज। हमारे मुल्क से भी एक डेटा छपा है, ऑरेंज इंस्टीट्यूट उड़ीसा से छपा है, जिसमें उन्होंने 3,500 हेल्थ वर्कर्स का डेटा निकाला है। उसमें 60% लोगों को आइवरमेक्टिन दी गई थी और 40 या 35% लोगों को नहीं दी गई थी। उसका कंपैरिजन किया, जिनको आइवरमेक्टिन मिली उसमें सिर्फ 2% लोगों को कोविड हुआ, जिनको नहीं दी गई थी उसमें 12% को कोविड हुआ। इसके बाद ऑलमोस्ट 90% एफिकेसी दिखाई गई है, 90% लोगों को कम हुआ। तो ये वही लोग थे जिनको कोविड नहीं था बट कोविड वो खा रहे थे। उनका प्रोटोकॉल अलग था, वो पहले दिन एक गोली खाते थे और तीसरे दिन एक गोली खाते थे और बाकी महीने में कुछ नहीं लेते थे। तो ये भी प्रोटोकॉल है कि एक दिन और 3 दिन के बाद आप एक और गोली खाएं आइवरमेक्टिन की, महीने में सिर्फ 2 खाएं। और दूसरा है कि हर इतवार को आप आइवरमेक्टिन की गोली खा लें। जब तक वैक्सीन आती है आपके पास तब एटलीस्ट आपको प्रोटेक्शन काफी हद तक मिलेगी, क्योंकि वैक्सीन तो मेरे हिसाब से 2 साल लग जाएंगे सबको वैक्सीनेट करते करते। जी, और इसके अलावा जब कोरोना वायरस, जैसे कि मुझे फ़िलहाल अब आज 19वां दिन हो चुका है, तो अब कोरोना वायरस मुझे छोड़ के जा चुका है। इसका मतलब आप ये कह रहे हैं, और आपने ये भी बताया कि 10 दिन के बाद संक्रमण की जो संभावना है, जो आशंका है, वो नहीं रहती। इसका मतलब कि 10 दिन बाद वो व्यक्ति संक्रमित नहीं कर सकता दूसरे व्यक्ति को। मैं इसलिए भी ये पूछ रही हूँ कि गांव देहात में, बल्कि शहरों में भी एक तरह से जो अनटचेबिलिटी की जो प्रैक्टिस थी, जो अछूत माना जा रहा था उन लोगों को, जिन लोगों को वायरस का शिकार हो गए हैं वो लोग, उनको भी ये समझना ज़रूरी है कि 10 दिनों के बाद ये वायरस ज़िंदा नहीं रहता और वो व्यक्ति जिसको जो वायरस का शिकार हुआ है वो अब संक्रमित नहीं रह सकता। इसके बारे में भी थोड़ा सा और दर्शकों को बताइए कि जब एक बार वायरस उस शरीर को छोड़ के जा चुका होता है तब क्या सावधानियां बरतनी हैं? बहुत ही अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। ये बिल्कुल फैक्ट है और सीडीसी ने भी इसको कबूल कर लिया है कि वायरस जो होता है जब आता है, मल्टीप्लाई करता है, रेप्लिकेट करता है 1 हफ्ते के लिए। 1 हफ्ते के बाद 8 दिन के बाद ये वायरस मर जाता है। उसके बाद रहे या ना रहे उसकी कोई अहमियत नहीं है। जब तक ये मल्टीप्लाई कर रहा होता तब तक आप इस वायरस को निकालकर कल्चर में इसको ग्रो कर सकते हैं। ये वायरस आप दिखा सकते हैं, लैब में भी ये उगता है। या एक चीज होती है सब जीनोमिक आरएनए, उसको पकड़ सकते हैं। अगर वो सब जीनोमिक आरएनए, ये बड़ी हाई टेक्निकल बातें हैं। जो मोटी मोटी बात है कि हफ्ते 8 दिन के बाद वायरस मर जाता है, उसके बाद वायरस के रेमिनेंट्स रह जाते हैं, उसका क्या कहते हैं, कॉर्प्स रहता है। तो अगर आप पीसीआर करते हैं 10 दिन के बाद, 20 दिन के बाद, 25 दिन के बाद, तो शायद आपका पीसीआर पॉजिटिव आ सकता है, मगर वो आप मरा हुआ वायरस पकड़ रहे हैं। तभी मैंने आपका दोबारा पीसीआर कराया ही नहीं, उसका मेरे हिसाब से कोई फायदा नहीं है। तो इससे क्या ये साबित हुआ है कि अगर किसी को ये तकलीफ होती है तो उसको हम आइसोलेशन में भेजते हैं। आइसोलेशन हम कहते हैं सिर्फ 10 दिन काफी है। 10 दिन के बाद अगर आप ठीक हो गए, अगर आपका बुखार उतर चुका है, तो आप बाहर आ जाओ और आप घूम सकते हैं, आप लोगों से मिल सकते हैं। बाय एंड लार्ज अब यह वायरस आप फैला नहीं सकते। अगर आप नॉर्मल आदमी हैं, अगर आपको थोड़ा डायबिटीज है, थोड़ा ब्लड प्रेशर है और आप या 30 साल के हैं, 35 साल के हैं, तो फिर आपके अंदर यह वायरस अब नहीं आ सकता है। तभी मैंने आपको भी कहा था कि 10 दिन के बाद आप मिंगल कर सकते हैं, आप लोगों के साथ मिल सकते हैं। अब आप अपने कमरे में अकेले रहने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अब आपका बुखार उतर चुका है, 2 दिन बीत चुके हैं, यू आर ऑल राइट। तो यही एक साइंटिफिक फैक्ट है और इसी को लेकर सब लोग चल रहे हैं। पहले कहते थे साहब आप 2 पीसीआर टेस्ट कराओ, अगर वो नेगेटिव तब आपको इजाजत देंगे, वो सब बेकार की बातें थी। जी हाँ, डॉक्टर नटराजन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए। मैं जानती हूँ दर्शकों के मन में बहुत सारे सवाल होंगे और इसमें वादा ये भी करती हूँ कि अब इसकी दूसरी कड़ी भी पेश करेंगे। आप अपने सवाल अपने कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं कि आप क्या क्या जानना चाहते हैं। डॉक्टर नटराजन बहुत मसरूफ़ रहते हैं, फिर भी मैं उनसे गुजारिश करूँगी कि हमारे दर्शकों के फ़ायदे के लिए वो ज़रूर कुछ वक्त निकालें कुछ दिनों बाद, और फिर से नए सवालों की एक फ़हरिस्त लेकर मैं आपके सामने हाजिर होंगी और आपसे उनके जवाब जानने की कोशिश करूँगी। बहुत बहुत शुक्रिया फ़िलहाल ये वक्त निकालने के लिए और हमारे सवालों का जवाब देने के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।